Hello everyone, welcome back to my YouTube channel of for all. So as we all have decided कि RBI एक्ट के हम important questions करेंगे. So first question is what are the objectives of RBI. वैसे तो जब हमने चैप्टर किया हमने ये सब टॉपिक्स हमने किए हैं, बट ये क्वेश्चंस एज इट इज़ यही रिपीटेड होते हैं एग्जाम्स में भी. तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरबीआई. पहला ऑब्जेक्टिव था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कि आरबीआई का मेन जो बना मेन काम क्या है आरबीआई कि वो नोट इशू करता है बैंकर टू बैंक, मतलब जो हमारे स्टेट बैंक है उनका बैंक है, और रिजर्व्स मेंटेन करके रखता है ताकि हमारी जो स्टेबिलिटी है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो बनी रहे कंट्री में. फिर हमने देखा सेकंड पॉइंट इज़ फ्री फ्रॉम द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. जो आरबीआई है ना, उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना कोई कमेंट पास नहीं कर सकती, ना कोई इसमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज कर सकते हैं. दैट्स व्हाई वी से दैट आरबीआई इज़ फ्री फ्रॉम द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड इट हैज़ सक्सीडेड इन अटेनिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द इकॉनमी. इसी कारण जो आरबीआई है ना, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अटेन करने में सक्सीड हो गया. ठीक है. थर्ड इज़ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव. आरबीआई के फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक तो नोट इशूइंग अथॉरिटी है, एक बैंकर टू बैंक है. फिर हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कि जो आरबीआई है वो इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए बना था. इट ऑल्सो कीप्स ए चेक ऑन दी प्रमोटिंग फंक्शंस, मतलब जो हमारे फंक्शंस हैं उनके ऊपर भी ये ध्यान रखती है जो कंट्री के इंपॉर्टेंट फंक्शंस है. ठीक है. ऑल्सो इट कीप अ लुक अप एट द 5 ईयर प्लान. जो हमारा 5 ईयर प्लान है एज अ कंट्री में, उसके ऊपर भी ये चेक रखती है ताकि एक ये फ्लेक्सिबल करेंसी का सिस्टम प्रमोट कर सके हमारी कंट्री के अंदर. ठीक है. मतलब करेंसी का पूरा मेंटेनेंस करके रख सके हमारी कंट्री में. फिर देखा प्रमोटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ. जो आरबीआई इट कीप्स अ चेक ऑन द वर्किंग ऑफ ऑल द बैंक्स. इट हेल्प्स इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंश्योर्स द प्राइस स्टेबिलिटी. कहीं ना कहीं आरबीआई इसलिए बना था ताकि हमारी कंट्री में प्राइस स्टेबिलिटी बनी रह सके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, और जो करेंसी और क्रेडिट का सिस्टम है उसको मेंटेन करके रख सके. तो ये 5 पॉइंट थे ऑब्जेक्टिव के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट काइंड ऑफ बिजनेसेस कैन नॉट बी ट्रांजेक्टेड बाय आरबीआई एज पर दी एक्ट. हमने पढ़ा था. हम यहाँ से लास्ट से शुरू करते हैं. पहला हमने देखा ट्रेडिंग कि आरबीआई जो है वो कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि ट्रेडिंग से रिलेटेड है, चाहे वो कमर्शियल है चाहे इंडस्ट्रियल है, उन तरह की ट्रेडिंग में नहीं कर सकती डील, एक्सेप्ट अगर उसने कोई इंटरेस्ट वगैरह क्लेम करना है, वो अलग बात है. ठीक है. फिर हमने देखा परचेज ऑफ शेयर्स. आरबीआई किसी कंपनी के किसी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स नहीं परचेज कर सकती और ना ही उनमें डील कर सकती है. फिर देखा एडवांसेस ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी. आरबीआई कैन नॉट इशू एनी एडवांसेस ऑन द मॉर्टगेज ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी. आरबीआई है ना किसी भी मॉर्टगेज इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ना कोई एडवांस दे सकती है, ना ही कोई लोन दे सकती है. फिर देखा लोन्स एंड एडवांसेस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ना वो एक्सेप्ट कर सकती है ना किसी के ऊपर ड्रॉ कर सकती है. फिर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट, ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें आरबीआई डील नहीं कर सकती एज पर द आरबीआई एक्ट 1934. पहला क्या था इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, फिर है ड्रॉ एंड एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज, देन इज लोन एंड एडवांसेस, देन एडवांसेस ऑन द immovable property, purchase of shares and trading. थर्ड क्वेश्चन इज हाउ आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू सेंट्रल एंड स्टेट बैंक. ये भी हमने क्वेश्चन देखा था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक ये वाला और एक हाउ आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू बैंक. ठीक है. देखा अब आरबीआई कैसे बैंकर बनती है सेंट्रल और स्टेट बैंक का. पहला कि पेमेंट एंड रिसिप्ट. आरबीआई पे एंड रिसीव द मनी एंड क्रेडिट बैलेंसेज ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. जो आरबीआई है ना, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं उनके बिहाफ पे मनी रिसीव भी कर सकती है और पे भी कर सकती है. और अगर उनका कोई क्रेडिट बैलेंस है जो उनका पेंडिंग बैलेंस है उसके ऊपर भी मतलब वो पूरा चेक कर रख सकती है. फिर है एडवांसेस एंड लोन्स. बैंक्स ऑल्सो अंडरटेक्स एंड मैनेजेस द लोन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे अगर कोई लोन है कोई एडवांसेस है तो उसको उसके ऊपर भी ध्यान रख सकती है, उसको भी अपने अंडर ले सकती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट बैंक्स. On the behalf of government, banks also advances the loan money to the government in order to mismatch their receipts. जो आरबीआई है ना वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे लोन्स एंड एडवांसेस दे सकती है ताकि अगर कोई भी उनकी रिसिप्ट मिसमैच है तो उसको वो ठीक कर सकें, उसको वो पे आउट कर सकें. Third point is investment. RBI also does the investment in the government raised portfolio on the behalf of government. ठीक है. जो आरबीआई है वो अगर कोई पोर्टफोलियोज है गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है उसमें वो मनी रेज कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे.
एडवाइज़र, जो आरबीआई एक्ट एज ए एडवाइज़र टू गवर्नमेंट फॉर द बैंकिंग एंड मॉनेटरी इश्यूज़। अगर कोई बैंक या मनी से रिलेटेड कोई इशू है तो उसके लिए आरबीआई जो है ना वो एडवाइस देती है। किन को देती है? गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को। और इसमें दो तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, पब्लिक डेप्ट ऑफिस एंड पब्लिक अकाउंट डिपार्टमेंट। पब्लिक डेट ऑफिस का काम क्या होता है कि वो डेट्स जितने भी हमारे गवर्नमेंट के डेट है उनको मैनेज करती है। पब्लिक अकाउंट डिपार्टमेंट का क्या फंक्शन है कि वो बैंकिंग फंक्शन जो है ना गवर्नमेंट के उनको परफॉर्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द नोट इशूइंग फंक्शन ऑफ आरबीआई। हमने देखा कि आरबीआई जो है उसके पास अथॉरिटी है किस चीज़ की? नोट इशूइंग की। अब इस पर शॉर्ट नोट लिखना, जो आरबीआई इट इज़ अ सेंट्रल अथॉरिटी डेट कंट्रोल्स द होल बैंकिंग फंक्शन ऑफ द कंट्री। ये हमने देख लिया। अब जो इसमें सेक्शन 22 है ना वो प्रोवाइड करती है अथॉरिटी किस चीज़ की? नोट इशूइंग की। अब नोट इशूइंग की अथॉरिटी जो आरबीआई है उसके पास ये सोल अथॉरिटी है। एक ही ऐसी अथॉरिटी है पूरी कंट्री में, इंडिया में, जो नोट इशू करती है। फिर इशू ऑफ नोट्स, ये सेक्शन 22 में डिफाइंड है कि जो आरबीआई है वो नोट्स इशू करती है। फिर लीगल टेंडर, कि जो नोट्स इशू होते हैं वो एक लीगल टेंडर होता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ होता है। ये सेक्शन 26 में गिवन है। फिर सर्टेन नोट्स आर सीज्ड फ्रॉम द लीगल टेंडर। अब सेक्शन 26 क्लॉज ए में गिवन था कि कुछ नोट्स को हमने लीगल टेंडर में से कट ऑफ कर दिया था। फिर स्टैंप ड्यूटी जो होती है वो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, ये सेक्शन 29 में गिवन था। फिर डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स, मतलब कि जो वैल्यू है नोट्स की, इट कैन नॉट एक्सीड ₹10,000, ये सेक्शन 24 में गिवन है। इसके बाद देखा डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स, जो नोट्स की वैल्यू है इट कैन नॉट एक्सीड ₹10,000 से ज़्यादा के नोट्स वो नहीं इशू कर सकती, ठीक है, मतलब जो अमाउंट में है, ठीक है। फिर देखा सिक्योरिटी इशू, कि जो आरबीआई जब नोट्स इशू करती है तो उनके ऊपर एक सिक्योरिटी भी इशू करती है साथ में, ठीक है। फिर है राइट नोट ऑन द कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन। अब गवर्नमेंट, अब जो आरबीआई है वो कॉइन, जो हमारी कंट्री में कॉइन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होती है? पहला गवर्निंग एक्ट। अब कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है? आरबीआई एक्ट नहीं होता, उसके लिए एक सेपरेट एक्ट बना है, दैट इज़ इंडियन कॉइनेज एक्ट 1906, विच हैव द अथॉरिटी फॉर मिंटिंग द रुपी कॉइन्स। जो हमारे रुपी कॉइन्स है, जितने भी हमारे कॉइन्स हैं उनको बनाने का, उनको रेगुलेट करने की अथॉरिटी किसके पास है? इंडियन कॉइनेज एक्ट के अंडर है। फिर है लीगल टेंडर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन इज ऑल्सो अ लीगल टेंडर अंडर द इंडियन कॉइनेज एक्ट फॉर द अनलिमिटेड अमाउंट्स। जो कॉइन्स है ना उसके लिए कोई अमाउंट में हमें ऐसे दी नहीं गई कि कितनी वैल्यू एक्सीड है, नहीं कितनी नहीं, ये सिर्फ नोट्स में दी गई है कि जो नोट्स में हम जब इशू करते हैं तो उसकी वैल्यू 10,000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। बट इन द केस ऑफ कॉइन्स देयर इज़ नो सच लिमिट, हम जितनी मर्जी लिमिट में हम कॉइन्स को कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये एक लीगल टेंडर के अकॉर्डिंग ही हमें बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज इसी में 50 पैसे कॉइन्स एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड लिमिट्स। जो 50 पैसे के कॉइन्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन और लिमिट्स के बारे में बताया। द कॉइन विद द वैल्यू ऑफ रुपीज़, मतलब वैल्यू ऑफ 50 पैसे एंड मोर अप टू वैल्यू ऑफ ₹1 कॉइन आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द सम ऑफ इट्स वैल्यू शेल नॉट एक्सीड 10,000। पीछे हमने पढ़ा लीगल टेंडर में कि कॉइन्स की डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती, बट इन्होंने केस बोला कि जो 50 पैसे के कॉइन्स हैं उसमें जो हमारी वैल्यू है ना इट शेल नॉट एक्सीड ₹10,000, ठीक है। और इसकी जो अथॉरिटी है वो किसके पास है? सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब जो कॉइनेज एक्ट के अंडर होगी उसके अकॉर्डिंग। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स। जो आरबीआई है इट एक्ट एज अ सेंट्रल अथॉरिटी फॉर द फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स एंड ऑल्सो इट्स विड्रॉल, ठीक है। अब कॉइन्स की डिस्ट्रीब्यूशन तो होगी, बट जो आरबीआई है वही ही एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो बनाती भी है और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है कॉइन्स, चाहे वो कॉइनेज एक्ट के अंडर करती है, ठीक है। सेंट्रल अथॉरिटी कौन है? आरबीआई ही रहेगी, बट आरबीआई एक्ट के अंडर नहीं, ये इंडियन कॉइनेज एक्ट के अंडर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट द काउंटरफिट मनी, स्टेप्स टेकन बाय आरबीआई अगेंस्ट दिस। काउंटरफिट मनी क्या होता है? इंटीमेशन ऑफ करेंसी नोट्स विच आर प्रोड्यूस विदाउट अ लीगल सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब काउंटरफिट मतलब नकली नोट। इंटीमेशन ऑफ करेंसी नोट्स, वो करेंसी नोट्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं विदाउट लीगल सैंक्शन, इसमें कोई लीगल टेंडर नहीं किया जाता बाय द गवर्नमेंट। जैसे हम बच्चे जो यूज़ करते हैं खेलते टाइम, वो नकली नोट। दिस इज़ गवर्नड अंडर द सेक्शन 498 क्लॉज ए ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860। अब काउंटरफिटेड मनी
किस एक्ट के अंदर किया जाता है? इंडियन पीनल कोड के अंदर ये वाला कंसेप्ट मेंशन है इन सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860। द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years और लाइफ इम्प्रिजनमेंट कैन बी इम्पोज ऑन देयर अथॉरिटीज़। अगर मान लो कि कोई बंदा काउंटरफिटेड मनी को यूज़ कर रहा है तो उस बंदे के ऊपर इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल हो सकती है कितने साल की? 10 साल की, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज द केस में भी। अब क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं आरबीआई के द्वारा ताकि पहचान सके काउंटरफिटिंग? काउंटरफिटिंग को कॉम्बैट करने के लिए आरबीआई ने कितने सारे स्टेप्स लिए हैं। आरबीआई periodically review and upgrade the authority related to the issue of notes which is under the government। आरबीआई जो है ना वो रिव्यू करती रहती है, अपग्रेड करती रहती है अथॉरिटी को रिलेटिंग टू द इश्यूज ऑफ नोट्स, जो नोट इशू करती है अंडर द गवर्नमेंट। इट ऑल्सो इशू गाइडलाइंस टू बैंक एंड नोट इशूइंग अथॉरिटी टू कॉम्बैट काउंटरफिटिंग। इससे काफ़ी सारी गाइडलाइंस इशू की हुई है, काफ़ी सारे तरीके बताए हुए हैं जिससे हमें पता चल सके कि हमारे साथ कोई काउंटरफिटिंग तो नहीं ना कर रहा, हमें कोई नकली नोट तो नहीं ना दे रहा। इसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि नोट्स के ऊपर उन्होंने एक सिल्वर लाइन डाली हुई है जिससे हमें पता चल सकता है। आई होप ये आपको याद होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कुछ कहने का मतलब जो फंक्शंस ऑफ इंडिया में जितने पॉइंट है ना वही कहीं ना कहीं पूरे चैप्टर में पूरे एक्ट में घूम फिर रहे हैं। बैंकिंग फंक्शन, इशूइंग द बैंक नोट्स इशू करता है, मॉनेटरी पॉलिसी का फंक्शन है, फिर पब्लिक डेट फंक्शन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन करता है, फिर फॉरेन एक्सचेंज की मैनेजमेंट करता है आरबीआई, फिर सुपरविजन और रेगुलेशन करना एनबीएफसी की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, फिर रेगुलेशन करना और सेटलमेंट करना नोट्स की फिर मनी मार्केट फंक्शन जो हमारी मार्केट है मनी की उसका फंक्शन करता है, फिर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब हमारे पास कोई भी और ऑप्शन नहीं बचता तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है आरबीआई। क्या फंक्शन है? बैंकिंग फंक्शन, इशूइंग द नोट्स, फिर अब पब्लिक डेट फंक्शन, मॉनेटरी पॉलिसी फंक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, रेगुलेशन एंड सुपरविजन एट एनबीएफसी, रेगुलेशन एंड सेटलमेंट्स ऑफ मनी नोट्स, फिर है मॉनेटरी मनी मार्केट फंक्शन और लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये थे कुछ फंक्शंस आरबीआई के। नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ बैंकर ऑफ बैंक्स। एक्सप्लेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इट इज़ अ बैंकर ऑफ बैंक। कैसे? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इट ओपन जो बैंक है ना वो अपना अकाउंट किसके साथ खोलती है? आरबीआई के साथ है। जो आरबीआई है सभी बैंक्स को अथॉरिटी देती है, मतलब एक तरह से ऑर्डर ही देती है कि वो अपने बैंक अकाउंट्स आरबीआई के पास ओपन करवाएंगे एंड ऑल्सो अनेबल दीज बैंक्स टू मेंटेन कैश रिजर्व। और जब ये अकाउंट खुलवाते हैं तो एक कैश रिजर्व को भी मेंटेन करके रखते हैं आरबीआई के साथ, ताकि कभी किसी टाइम पे हमें मनी की नीड है, मान लो कि बैंक बिल्कुल खाली हो गया तो उस टाइम पे वो अपने कैश रिजर्व्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर है मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। आरबीआई ऑल्सो हेल्प्स इन द फंड मैनेजमेंट, इट रेजेस फंड्स विद बैंक्स टू इंश्योर द पब्लिक सिक्योरिटी। आरबीआई या फंड मैनेजमेंट में हेल्प करता है, फंड रेज करता है बैंक्स के साथ ताकि पब्लिक सिक्योरिटी बनी रहे। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। जो आरबीआई है वो शॉर्ट टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करता रहता है बैंक्स को। अगर कोई स्कार्सिटी का उनका टाइम चल रहा है, मान लो कि उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, उस टाइम पे जो आरबीआई है वो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कर देता है इन बैंक्स को। एंड एडवांसेस इन द गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट, और एडवांसेस भी प्रोवाइड करता है अगर कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, कि अगर मान लो कि जो पहले तो यही कि आरबीआई जो है ना एक अकेली ऐसी अथॉरिटी रह जाती है जब हमारे पास कोई और ऑप्शन ना बचता मनी के लिए बैंक्स के पास, तो उसके बाद जो बैंक्स है सीधा आरबीआई के पास जाते हैं ताकि वो उनके जो मनी रिलेटेड इश्यूज हैं उनको सॉल्व कर सके। फिर है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। आरबीआई ऑल्सो हेल्प्स इन द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट बैंक्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द ट्रांजेक्शन ऑफ देयर बैंकिंग सिस्टम। जो आरबीआई है वो अकाउंट्स की सेटलमेंट में हेल्प करता है ताकि उनकी ट्रांजेक्शन मेंटेन की जा सके बैंकिंग सिस्टम के साथ। प्रिवेंट द फेलियर ऑफ बैंक। जो आरबीआई है ना अगर मान लो कि कोई बैंक में बिल्कुल पैसा ख़त्म हो चुका है, लाइक हमने एग्जांपल देखी थी येस बैंक की, तो उस टाइम पे आरबीआई जो होता है ना वो इन बैंक्स की हेल्प करता है ताकि वो अपने लॉसेस से रिकवर कर सके, ताकि वो बैंकिंग में फेलियर ना आ जाए, क्योंकि कहीं कहीं ना कहीं जितने भी बैंक्स हैं उनके साथ पब्लिक जुड़ी होती है।
सो आई होप यू ऑल आर डन विद दिस क्वेश्चंस। आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इनके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। एंड इसके साथ ही हमारा आरबीआई एक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है एंड हम फैमा एक्ट भी अब 2-3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसकी भी एक ऐसे ही मैं क्वेश्चंस की सेपरेट वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगी। एंड तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल।